बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर यहां पर यह है कि इलाहाबाद उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हो गई थी। शाम 6 बजे तक उपचुनाव में वोटिंग होगी। इस बात का आप ख्याल रखें तो प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। बीजेपी कांग्रेस इनेलो के बीच ये कड़ा मुकाबला है, महामुकाबला है, धाकड़ मुकाबला है। तो बीजेपी की ओर से गोविंद कांडा मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल हैं जिन्होंने मतदान कर दिया है। तो दड़बा कला गांव में पवन बेनीवाल ने मतदान कर दिया है। यह भी एक बड़ी जानकारी है, एक बड़ा अपडेट है। तो वहीं बात करें इनेलो की तरफ से, तो इनेलो की तरफ से अभय चौटाला चुनावी मैदान में है और इलाहाबाद में 1,86,000 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उपचुनाव में 211 पोलिंग बूथ पर मतदान होगा और बड़ी बात यहां पर यह है कि 211 में से 121 ऐसे बूथ हैं जिनको संवेदनशील और अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर किया हुआ है और ज्यादा पुख्ता किया हुआ है। और चुनाव आयोग इस बात को इब्तदाई दौर से लेकर अब तक कहता आ रहा है कि हम इस बात को सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं कि ये उपचुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ, ये निष्पक्षता के साथ, बिना किसी दबाव के, निडरता के साथ, निर्भयता के साथ, स्वतंत्रता के साथ, पारदर्शिता के साथ ये हम उपचुनाव कराने जा रहे हैं और इसको हम जरूर मुकम्मल करेंगे। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर और बड़ी खबर यहां पर यह कि उपचुनाव में 211 पोलिंग बूथ पर मतदान होगा। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता रवि कालीरमन ने अब से कुछ देर पहले आपको बड़ी जानकारी दी थी और तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की थी, प्रयास किया था कि किस तरीके से महिलाओं के भीतर, पुरुषों के भीतर सुबह सुबह ही इस मतदान को लेकर, उपचुनाव को लेकर कितनी उत्सुकता दिखाई दे रही है। पोलिंग बूथ पर सुबह सुबह भीड़ दिखाई देने का मतलब अलग ही होता है, इसके मायने अलग ही होते हैं। और इसी बीच बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट यहां पर यह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल ने भी मतदान कर दिया है। दड़बा कला गांव में उन्होंने मतदान किया है। तो हमारे संवाददाता लगातार इस इलाहाबाद उपचुनाव को पहले दिन से लेकर अब तक कवर करते आ रहे हैं ताकि आप तक पल पल की जानकारियां पहुंच सके। इसी बीच आपको बता दें कि हमारे संवाददाता ने कुछ लोगों से बातचीत की है और लोगों के भीतर किस तरह की उत्सुकता है, लोगों के दिलो दिमाग में क्या क्या मुद्दे हैं, आपको सुनवाते हैं। इस समय हम इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव पड़ता है मले का और मैं आपको बता दूं कि देखिए वोट डालकर लोग बाग निकलने लगे और ये भी जानकारी दे दूं कि देखिए यहाँ पर 5 बूथ हैं। आप लोगों ने वोट डाला? हाँ, दिखाएंगे, निशान दिखाएंगे। देखिए ये सबसे बड़ी बात है, ये देखिए ये जो हमारा एक लोकतंत्र में जो है मत का वो है, उसी को लिए कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया। किस तरीके का, मतलब जो आपने मत डाला, आप डालने वालों में भी मैं कहूंगा कि सब प्रथम ही है। हाँ, प्रथम हूँ मैं। मत मैंने सबसे पहले डाला है। मैंने को 4 साल हो गए, 4 प्लान हो गए लगातार फर्स्ट मत मैं ही डालता हूँ। पहले आता हूँ, इसलिए मैंने पहला मत डाला है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। दूसरा मत मैंने डाला है। मत आपने? हाँ जी। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आपने भी अपना दिखाएं। अच्छा, वो डाला है। तो सुबह जल्दी डालने का मतलब बढ़िया फार्ग हो गए आप बच्चे। हाँ, बच्चों के साथ काम। तो जो गांव वाले हैं उनको भी अपील करेंगे कि वो हम तो सभी से अपील करेंगे कि भाई सभी टाइम से आए, अपना मत डालें, अपना अधिकार का प्रयोग करें, कोई भी वंचित न रहे अपने अधिकार से। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि जो लोग हैं, जो सुबह जो आ रहे हैं, उनका सीधी सी अपील है कि आप लोग आए और अपने मत का प्रयोग करें। और जिस तरीके से ये देखिए, ये फर्स्ट सेकंड इस तरीके से लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। देखिए इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये पड़ता है मले का और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये यहाँ पर जो है
से 5300 के करीब वोट है और 5 बूथ जो हैं यहां पर बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप अगर देखेंगे तो बीएसएफ के साथ साथ जो है सीआरपीएफ और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। इसको लेकर लगातार लोग बाग मतदान करने भी आ रहे हैं और लोग बाग जो है लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ जो है शांति का वातावरण है, किसी भी तरीके की ऐसा नहीं लग रहा। और लोग बाग घरों से जिस तरीके से गांव ग्रामीण क्षेत्र है तो लोग बाग कहीं ना कहीं मत अपना डालने के लिए निकल रहे हैं। जितेंद्र शर्मा, मुकेश कौशिक के साथ, मलेका गांव। चलिए अब आपको ग्राउंड जीरो से एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है पुख्ता किए हुए हैं और इसके साथ साथ वहां पर कोरोना की गाइडलाइंस का ग्राउंड जीरो पर कितना पालन किया जा रहा है ये भी आपको दिखाते हैं। एसपी साहब जो है हमारे साथ हैं और हम उनसे पूछना चाहेंगे, सर जिस तरीके की तैयारियां की गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से, हम देख रहे हैं सीआरपीएफ या बीएसएफ हो या पुलिस प्रशासन हो लगातार लग रहा है और कोविड गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है, तो सर क्या कहेंगे कि आगे की क्या भूमिका रहने वाली है? सर हमारा मेन मोटिव यही है कि इलेक्शन पीसफुल और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना हमारा मोटिव है और जो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक हम अपना इलेक्शन कराएंगे और गांव का माहौल भी बिल्कुल पीसफुल है, लोग मतदान में रुचि ले रहे हैं, अभी तक लंबी लाइन लगी हुई है तो बिल्कुल शांति प्रिय मतदान होगा। ये सर जिस तरीके से अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ देखे जा रहे थे उनके बारे में क्या कहेंगे सर, वहां कैसी तैयारी की गई? जो बूथ वर्नेबल हैं उनमें हमने पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय किया हुआ है। हमारी एक एक कंपनी हर जो वर्नेबल विलेज हैं उनमें तैनात की गई है और लोकल पुलिस भी हमारी काफी मात्रा में है। तो मतलब जिस ये मान के चलें कि सर चुनाव जो है जो मतदाता हैं वो अपना मत जो करेंगे बड़े शांतिपूर्ण तरीके से होगा और पूरा सब कुछ कंट्रोल में रहेगा? हाँ बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा, लोग मतदान में इंटरेस्ट ले रहे हैं और बिल्कुल पीसफुल और शांति प्रिय फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। ये हमारे चैनल की तरफ से कुछ अपील करना चाहिए? बस आपके चैनल से यही अपील है कि लोग शांति प्रिय अपना मतदान करें और कोई भाईचारा कायम रखे। देखिए ये सबसे बड़ी बात है, उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से भी अपील की है कि देखिए आप मतदान भी करें। और ये जो थे हमारे साथ एसपी थे नरेंद्र जी, उन्होंने सीधा सा बताया कि देखिए हमारी जो है पूरी तैयारियां हैं और इसको लेकर जो है प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट है। तो हमारे संवाददाता जितेंद्र लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पोलिंग बूथ के पास की, वहां पर किस तरह के इंतजामात हैं, किस तरह की व्यवस्था है और किस तरीके से लोगों के भीतर एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां पर जो है मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि देखिए सीआरपी के जवान हैं, पुलिस प्रशासन है और लगातार जो है बूथ जो है वो 5 बूथ बनाए गए हैं, उनकी भी हम जानकारी देंगे। आपको दिखा दें हम कि चारों तरफ जो है लगातार जो है वोट के लिए जो है लोग बाग लाइन में लगे हैं, वहां उनसे भी बात करेंगे। तो लेकिन जिस तरीके की तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारी की गई है। आपको चारों तरफ मैं कहूंगा कि अगर आप मेरी चारों तरफ देखें तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आर्मी के साथ साथ जो है पुलिस के जवान जो हैं वो मुस्तैद हैं और लगातार जो है वो नजर बनाए हुए हैं और लोग बाग जो है वोटिंग भी कर रहे हैं। हम वो भी दिखाएंगे। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि देखिए दिखाएं कि किस तरीके से कोविड को लेकर जो है जिस तरीके की गाइडलाइन बरती गई थी वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है और लगातार जो है लोग बाग कोरोना संक्रमण को लेकर उसकी कोविड गाइडलाइन का पालन भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि लगातार जो है देखिए आर्मी के साथ साथ जो है पुलिस के जवान जो हैं वो मुस्तैद हैं। यहां पर फिलहाल जो है जो मतदान है वो बड़ी शांति तरीके से हो रहा है। हम दूसरी जगह भी लेके चलते हैं, यहां पर बात भी करवाएंगे किस तरीके की तैयारियां हैं। अभी जो है फिलहाल जो है चुनावों को लेकर जो जिस तरीके की तैयारियां थी ऐलनाबाद में और उस तरीके का लोगों का था कि ये देखिए यहाँ पे भी हैं और हम हर जगह का आपको मलेका के अंतर्गत हर जगह का आपको मुआयना करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। आप देख सकते हैं कि देखिए बीएसएफ के साथ साथ जो है आर्मी के सीआरपीएफ हो, बीएसएफ के जवान हो या पुलिस प्रशासन हो, लगातार जो है और आप ये देखिए कोविड को लेकर भी किस तरीके की एक जो गाइडलाइन थी कि देखिए मास्क के साथ साथ सारी चीजें जो हैं वो मुहैया करवाई जाएंगी और मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि देखिए सोशल डिस्टेंस के साथ वो भी बनाए गए हैं कि आपको कहां खड़ा होना है और कहां। तो ये सारी चीजें जो है बड़ी तैयारी के साथ चुनाव आयोग ने की हैं और उसका पालन होते हुए दिखाई दे रहा है।
जो इस तरीके की गाइडलाइन बरती गई थी वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और लगातार जो है बता दूं आपको कि लगातार जो है देखिए आर्मी के साथ साथ जो है पुलिस के जवान जो हैं वो चीजें जो है बड़ी तैयारी के साथ चुनाव आयोग ने की है और उसका पालन होता है। जो इस तरीके की गाइडलाइन बरती गई थी वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और लगातार जो है बता दूं आपको कि लगातार जो है देखिए आर्मी के साथ साथ जो है पुलिस के जवान जो हैं वो चीजें जो है बड़ी तैयारी के साथ चुनाव आयोग ने की है और उसका पालन होता है। तो बड़ी बात यहां पर यह है और बड़ी जानकारी यह है कि आज प्रत्याशियों की किस्मत, उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। फिर उसके बाद 2 नवंबर की तारीख का इंतजार रहेगा कि 2 नवंबर को जो पिटारा खुलेगा वो किसके पक्ष की ओर इशारा करेगा और जो पिटारा होगा वो किसको इस बात की इजाजत देगा कि वो खुश होकर दिवाली मनाए। यानी कि प्रत्याशियों के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। चूंकि इस तमाम चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान इस बात को भी जोरों शोरों से उठाया गया और इस सवाल को लगातार सामने रखा गया कि इस बार जो इलाहाबाद उपचुनाव में जीतेगा उसकी दिवाली अच्छे तरीके से मनेगी। तो दिवाली अच्छे तरीके से कौन से प्रत्याशी की, कौन से राजनीतिक दल की मनने जा रही है, यह भी देखने वाली बात है। लेकिन आज की परिस्थितियों के हिसाब से बात करें तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है चूंकि एक तरह से ये लिटमस टेस्ट है। तो फिलहाल आपको बता दें कि हमारे संवाददाता रवि कालीनमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम संवाददाता भी आपको पल पल की जानकारियों से अपडेट कर रहे हैं। रवि कालीनमन, फिलहाल किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं और लोगों के भीतर लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर कितनी उत्सुकता, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल यश, देखिए इस वक्त हम अरनियावाली के बूथ नंबर 51 पे हैं और तमाम जो लोग हैं, तमाम जो वोटर्स हैं वो वोट डालने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुबह से ही करीब 7 बजे के आसपास जब वोटिंग शुरू हुई, 7 बजे से तमाम जो वोटर्स हैं, तमाम जो लोग हैं गांव के, वो यहाँ वोट डालना उन्होंने शुरू कर दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लोगों की भागीदारी है इस इलेक्शन में, उपचुनाव में कहीं ना कहीं वो काबिल तारीफ है। जिस प्रकार से सुबह से ही एक लंबी कतारें आपको देखने को यहाँ मिलेंगी। ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो सुबह सुबह जो है अपना मतदान करके अपने जो बाकी काम है उनको निपटाना चाहते हैं। तो ऐसे में तमाम जो वोटर्स हैं वो जागरूक है और अब मेरे तस्वीरों में देख पा रहे हैं कुछ बुजुर्ग जो वोटर्स हैं वो भी यहाँ वोट डालने आए हैं उनके अपने साथी के साथ। और जिस हिसाब से लगातार जो वोटर्स हैं, महिलाएं हैं, वो भी जो पुरुषों के बराबर जो है भागीदारी उनकी रही है अभी तक के जो मतदान केंद्र में। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कुछ मतदाता हैं, ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वोट डालने आए हैं और जो बुजुर्ग महिला हैं और सुबह ही करीब 8 बजे का आसपास का जो समय रहा है तो समय ये यहाँ पहुंच गए। तो एक थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है क्योंकि लंबी लाइनें हैं और लंबी लाइनों के चलते कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ता है। तो ऐसे में तमाम जो वोटर्स हैं वो सुबह सुबह इसलिए पहुंच रहे हैं कि तो जो बाकी के काम जो निपटाने पूरे दिन के वो निपटाए जा सके। और इसके साथ साथ मैं जिक्र करना चाहूंगा, ये अरनियावाली गांव है इलाहाबाद का, इसमें 3 बूथ बनाए गए हैं। करीब 3000 के आसपास जो वोट हैं, हर जो बूथ पे 1000 वोट के आसपास का जो है पोलिंग बूथ बनाया गया है। और ऐसे में 19 जो कैंडिडेट्स हैं उनकी किस्मत आज जो है ईवीएम में बंद होने वाली है। और जिस प्रकार से जो लोग यहाँ आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटिंग करने का, और इस गांव का एक रिकॉर्ड भी रहा है, करीब पिछला जो चुनाव था उसमें 85% के आसपास जो है पोलिंग हुई थी। और ऐसे में अभी भी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 85 से बढ़कर 88% तक जो है इस बार की जो है वोटिंग हो सकती है। यश, रवि, अगर बात करें जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं और जिस ग्रामीण क्षेत्र में आप मौजूद हैं वहां पर वोटर्स की संख्या कितनी है और वहां के वोट कितने मायने रखते हैं, और अरनियावाली क्षेत्र का किस तरीके से राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है और यहाँ के जो मतदाता हैं वो कितने जागरूक दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल यश, देखिए करीब 3000 के आसपास यहाँ वोटर्स हैं और 3000 वोटर्स को 3 बूथ्स में डिवाइड किया गया है। करीब एक बूथ पे 1000 जो वोटर्स हैं वो पोलिंग करेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो मतदाताओं की बात कर रहे हैं, मतदाताओं में काफी रुचि है इस बार जो बाई इलेक्शन है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार ये कहा जा रहा था कि
जो है 30 तारीख को जो मतदान जो होगा वो कहीं ना कहीं 80% के आसपास है। जिस हिसाब से अभी तक जो लोग आ रहे हैं तो 80% मतदान से ज्यादा यहाँ होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि लगातार मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, और उनके साथ साथ सुरक्षा इंतजामों की भी जिक्र करना चाहूंगा। तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान हैं और कहीं ना कहीं पुलिस के जो जवान हैं यहाँ मौजूद हैं। सबसे बड़ी चीज यहाँ है सैनिटाइजेशन को लेकर भी जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के जो है वो वर्कर यहाँ लगाए गए हैं। बार बार जो है सैनिटाइजेशन जो है पोलिंग बूथ को किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो अच्छे से यहाँ जो है वोट डालकर चले जाएं, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से संक्रमण का है जो इश्यू चल रहा है, जो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको कम करने का प्रयास जो है हेल्थ वर्कर्स के द्वारा किया जाया है, और ज्यादा से ज्यादा लोग एक सुरक्षित माहौल में जो है अपना वोट करें। ऐसे में तमाम सुरक्षा इंतजाम और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग के इंतजाम है वो यहाँ किए गए हैं। मैं जिक्र करना चाहूंगा लगातार जिस प्रकार से लोग यहाँ आ रहे हैं, जिस प्रकार से रुचि जो दिखा रहे हैं वोटिंग में, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। संवेदनशील और अति संवेदनशील का जो है कहीं ना कहीं 211 टोटल बूथ हैं एलनाबाद में, और 121 जो बूथ हैं वो संवेदनशील और अति संवेदनशील बनाए गए हैं। संवेदनशील ये बूथ है, और इसमें कहीं ना कहीं जो मोबाइल के लिए भी जो है पोलिंग बूथ के अंदर जो है मोबाइल की अनुमति भी नहीं दी गई। जिस प्रकार से अमूमन देखा जाता है कि मोबाइल बूथ हम जो है मोबाइल फोन जो है हम पोलिंग बूथ के अंदर ले जा सकते हैं, पोलिंग स्टेशन के अंदर ले जा सकते हैं। ऐसे में यहाँ मोबाइल भी बाहर रखवाया जाता है या फिर अपने किसी अन्य साथी को वो मोबाइल दिया जाता है। जी, और बात करें यहाँ पर फिलहाल कितने पुलिस जवानों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है, कितने यहाँ पर आर्मी के अधिकारी दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो सुरक्षा के इंतजाम, पुख्ता इंतजाम होने चाहिए वो तमाम इंतजाम है। 3 बूथ हैं, तमाम बूथों पर करीब एक बूथ पे करीब आप मान के चलिए 8 से 10 जो हैं पैरामिलिट्री के जवान हैं, और इतने ही जो है पुलिस के जवान। और ऐसे में बूथ के बाहर भी तमाम जो लोग मौजूद हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के हैं या फिर पुलिस के जवान हैं, मिलकर जो है एक सुरक्षा जो है वो कायम कर रहे हैं, या एक लोगों को भरोसा दिला रहे हैं अब मतदान कीजिए, हम आपके साथ हैं। जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने भी जो है इस फेयर जो है पूरा इलेक्शन कराने का जो दावा किया जा रहा है, उसके चलते कहीं ना कहीं जो ये तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान हैं, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पुलिस के जवान यहाँ लगे हुए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस बात से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा था निर्भीक होकर, निडर होकर आप इलेक्शन जो है वो पोलिंग करने जाएं, और किसी प्रकार के किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन और प्रशासन आपके साथ है। जी, रवि कालीरमन, लगातार आप पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर बात करें यहाँ पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, तमाम जानकारियों को साझा किया कि ये जो बूथ है वो संवेदनशील है और यहाँ पर 3000 से ज्यादा वोटर्स हैं, जिनको अलग अलग 3 पोलिंग बूथ में बांटा गया है, 1000, 1000, 1000। लेकिन अगर ऐसे में बात करें यहाँ पर एक अनुमानित आंकड़ा लगाएं तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या कितनी है, महिलाओं मतदाता की संख्या कितनी है? जी, ये बिल्कुल देखिए 1600 के आसपास जो है पुरुष वोटर्स इस जो गांव में है, और करीब बाकी 1400 के आसपास जो है महिला वोटर हैं। तो ऐसे में करीब जो है प्रतिशत आप इसमें देख लीजिए 1600 पुरुष और 1400 के आसपास जो है महिला वोटर्स हैं। और तमाम जो भागीदारी की अभी तक जो इलेक्शन के पोलिंग की जो मैं बात करूं, तमाम पोलिंग के दौरान जो है महिलाएं भी जो है पुरुष के बराबर जो है वोटिंग डालने हैं, और तमाम जो लोग हैं बुजुर्ग भी यहाँ कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रुचि दिखा रहे हैं मतदान करने में। और तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस गांव का एक रिकॉर्ड रहा है ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का। तो जागरूक लोग इस गांव के हैं और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए है वो बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं पहले कितनी लाइन थी, अब धीरे धीरे जो लाइन है ये बूथ नंबर 51 की जो है वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, धीरे धीरे लाइन है वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है, कोविड का प्रोटोकॉल है। हालांकि थोड़ा सा समय लगता है, हैंड सैनिटाइजेशन जो है वो कराया जाता है या फिर मास्क उनको दिया जाता है, तमाम जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं। ऐसे में जो लोग हैं, एक वोटिंग प्रक्रिया में थोड़ी सी डिले जरूर हो रहा है, क्योंकि प्रोटोकॉल फॉलो करना है, उसके साथ साथ जो लाइनें हैं वो बढ़ती हुई जा रही हैं। तमाम जो गांव के लोग हैं सुबह सुबह ज्यादा से ज्यादा जो है वोटिंग परसेंट जो है उसको कवर करने में लगे हुए हैं कि किस हिसाब से जो वोटिंग है वो यहाँ की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अपनी रुचि दिखा रहे हैं, अपने अपने तमाम जो मुद्दे हैं, कोई किसी मुद्दे को लेकर जो है वो अपने प्रत्याशी को मत दे रहा है, कोई किसी मुद्दे को लेकर अपने प्रत्याशी को, तो तमाम है 19 कैंडिडेट्स जो है इलाहाबाद की इस उपचुनाव में है, और 19 कैंडिडेट्स का आज जो भविष्य है वो ईवीएम में कैद होने जा रहा है। 2 तारीख को देखते हैं किसकी दिवाली बनती है, जनता किसके नाम के आगे मोहर लगाती है। यश
बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर तमाम प्रत्याशियों के, तमाम उम्मीदवारों के दिलो दिमाग में यही है। और एक सवाल भी एक बड़े जोरों शोरों से यहाँ पर उछाला गया था कि दिवाली इस बार कौन अच्छे तरीके से मनाने जा रहा है, यानी कि कौन सा राजनीतिक दल जीतकर दिवाली अच्छी तरीके से मनाने वाला है और कौन दुखी होने वाला है। लेकिन इस बात के लिए हमें थोड़ा रुकना होगा, दिल थाम कर बैठना होगा। लेकिन जो आज की परिस्थितियां हैं वो बहुत कुछ इशारा कर रही हैं, बहुत कुछ संकेत दे रही हैं। रवि, अगर बात करें जिस ग्रामीण क्षेत्र में आप मौजूद है, वहां के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या कौन सी है और लोगों के दिलो दिमाग में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर वो वोट दे रहे हैं? बिल्कुल, ये देखिए समस्या एलनाबाद की बेसिकली जो समस्या है वो पीने के पानी की है, नहरी जो पानी है, सिंचाई का पानी है उसकी, और इसके साथ साथ स्कूल जो अपग्रेडेशन है या फिर जो तंग रास्ते हैं, जो रोड्स हैं वो काफी जो तंग है, और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है वो प्रॉपर ना होना है। तो तमाम जो है मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो तमाम वोटर्स हैं वो अपना वोट डाल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, लोग जो यहाँ देख रहे हैं कि इन जो समस्याएं हैं इस इलाके की, उन समस्याओं को जो निदान करेगा हम लोग उनके साथ जाएंगे। ऐसे में तमाम जो पार्टी के जो नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए और हम जो है आपकी समस्याओं का निदान कराएंगे। तो तमाम पार्टियों के लोग अपने अपने हिसाब से जो दावा कर रहे हैं, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन सा मतदाता किस वोटर की बात, किस कैंडिडेट की बात मानता है और कौन जो लोग हैं उनका विकास करा सकते हैं। ये फैसला जो है एलनाबाद की जनता को करना है, एलनाबाद के लोगों को करना है। किसके पक्ष में कितने वोट जाते हैं वो आज जो है ईवीएम में कैद हो जाएगा, और कहीं ना कहीं किसके नाम के आगे मोहर लगती है तो 2 तारीख के बाद जो है ये सारी चीजें तस्वीर साफ हो जाएंगी। कौन से लोग जो हैं कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो दावे कर रहे हैं कि हम ये विकास करेंगे, हम वो विकास करेंगे, दावों पर कितनी जनता है, किनके दावों पर खरी उतरती है, देखने वाली चीज है। यश जी रवि, अगर बात करें, चूंकि आप अरनिया वाली गांव को भी कई दफा कवर कर चुके हैं चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान, तो ऐसे में कोई विशेष समस्या इस ग्रामीण क्षेत्र की जिसको लेकर लंबे समय से कोई निपटारा न हो पाया हो, समाधान न हो पाया हो, आपने अपने स्तर पर आपने ऑब्जर्व किया हो? बिल्कुल यश, देखिए इस वक्त मैं जो पोलिंग बूथ स्टेशन है उसके बाहर पहुंच गया हूं। कहीं ना कहीं ये तमाम जो सड़कें हैं ये तो जो जाहिर है वो दिखा रही है कि कहीं ना कहीं जो रोड्स हैं, गांव की जो गलियां हैं वो पक्की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पानी निकासी को लेकर जो है उनकी समस्या है, पानी पीने के पानी की समस्या। तो तमाम जो लोग हैं यहाँ बेसिकली पीने के पानी की समस्या और जो पीएचसी या स्वास्थ्य की जो समस्या है वो यहाँ काफी जो है ज्यादा है, और ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को देखकर ज्यादा जो है वोट करने वाले हैं। जो लोग इनके विकास करवाएगा, जो लोग इनके कहीं ना कहीं जिस प्रकार से दावा किया जा रहा है कि जो विकास से पिछड़ा हुआ ये इलाका है, तो ऐसे में तमाम जो पार्टीज के कैंडिडेट्स हैं वो विकास का दावा कर रहे हैं। जो इनका विकास कराएगा उनके साथ ही जाना चाहेंगे। जी। और यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जो तमाम परिस्थितियां हैं, उसके बाद आज तमाम उम्मीदवारों की नजर, तमाम प्रत्याशियों की नजर इस बात पर रहेगी कि वोटिंग परसेंटेज कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ है, क्योंकि इसके अपने एक अलग मायने होते हैं। राजनीतिक पंडित, सियासी पंडित इस बात को अपने तरीके से देखते हैं कि इसके मायने क्या होते हैं। लेकिन आपने पूरे चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान सबसे अलग बात क्या देखी जो आप फिलहाल अभी जिक्र करना चाहें? बिल्कुल ये देखिए, चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान तमाम जो लीडर्स थे वो अपने अपने दावे कर रहे थे। कोई विकास की बातें कर रहा था, कोई किसानी की बातें कर रहा था, कोई जो मुद्दों की बात कर रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब एलनाबाद की जो जनता है वो कहीं ना कहीं तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो बातें जो यहाँ के जो कैंडिडेट्स अपने अपने भाषणों में प्रचार के दौरान कह रहे थे, तो उन प्रचार और प्रसार के दौरान यहाँ की एक चीज की खास बात यह है कि यहाँ जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी अच्छा होता है। तो तमाम लोग जागरूक हैं, तमाम जो लोग हैं वो मुद्दों को समझते हैं, कौन उनको बहला रहा है, कौन विकास की बात कर रहा है, कौन किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ना चाहता है, कौन आपके साथ आगे खड़ा रहने वाला है। तो ऐसे में तमाम जो वोटर्स हैं वो इस चीज को समझते हैं, और कहीं ना कहीं उसी हिसाब से इस बार की जो है वोटिंग यहाँ रहने वाली है। मैं जिक्र करना चाहूंगा जो मूलभूत जो समस्याएं हैं वो तो यहाँ है। इसके अलावा जो अमूमन जो गांव के जो लोग हैं वो अपने खेतों में भी रहते हैं। हर गांव के मान के चलिए गांव के
से करीब 50 से 60 ऐसे घर हैं जिनकी ढानियां बनी हुई हैं, वो खेतों में रहते हैं, वहाँ बिजली की समस्या है, वहाँ पानी की समस्या है, तो उनको लेकर कहीं ना कहीं फोकस किया जा रहा है उन चीजों को लेकर। तो ऐसे में जो खेत में रहने वाले लोग हैं वो सिर्फ सोलर सिस्टम के सहारे अपने जो जीवन यापन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सोलर सिस्टम उनका एक मात्र सहारा है। ऐसे में दिन में तो वो सोलर सिस्टम के साथ अपना जो तमाम उपकरण है वो चला सकते हैं, तो रात को कहीं ना कहीं उनको परेशानी वो झेलनी पड़ती है क्योंकि जिस हिसाब से सोलर सिस्टम आजकल जितना महंगा है तो हर आदमी के लिए वो अफोर्ड करना भी मुश्किल है। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं बिजली को लेकर टकटकी लगाए हुए देखते हैं, और इस सोलर सिस्टम से जो खेतों में जो ढानियां बनी है तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सहारा उनका सोलर सिस्टम है। तो ये एक अजीब सी चीज जो है पूरे इलाहाबाद इलाके में देखने को मिली, और कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि हम इन मुद्दों को लेकर जो है आपकी जो मदद करेंगे, तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर हम आपके पास आए हैं। तो ऐसी चीजें हैं, अब देखना ये होगा कि इलाहाबाद की जनता किसके नाम के आगे मोहर लगाती है, कौन यहाँ से जो है हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत जो विधानसभा है चंडीगढ़ वहां पहुंचता है। जी बिल्कुल, तमाम सवाल हैं, लेकिन इन तमाम सवालों का उत्तर मिलेगा 2 नवंबर की तारीख को, इसलिए इंतजार करना होगा। दिल थाम कर बैठिए, तमाम परिस्थितियों का अपने तरीके से मूल्यांकन कीजिए, आकलन कीजिए। रवि आपके पास लौटेंगे, चूंकि हमारे साथ अमित भी जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। अमित, फिलहाल किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं? लोगों के भीतर लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर कितना उत्साह भीतर से देखने को मिल रहा है? जी यश, अगर बात करें तो सिरसा के जो इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र है इसमें दड़वा कलां जो बूथ है इस पर हम मौजूद हैं। यहाँ सुबह से ही अच्छी खासी भीड़ जो है वो लगी हुई है, तो मतदाताओं में खासा उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। 6 बजे मॉक पोल हुआ था और उसके बाद जो है सभी जो पोलिंग एजेंट्स थे उनके हस्ताक्षर करवाए गए, और उसके बाद जो है तमाम जो 7 बजे के बाद से बड़ी भीड़ जुटना शुरू हुई। महिलाओं और पुरुषों की तादाद जो है वो लगातार यहाँ बनी हुई है, और ऐसा माना जा रहा है कि जो मतदान प्रतिशत है वो अच्छा रहने वाला है। अगर सुबह के इतने अच्छे रुझान आ रहे हैं तो अंत तक जो है वो वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र है उसका मतदान का प्रतिशत जो है हमेशा से ही अच्छा रहा है। पिछली बार की अगर बात करें तो 79% जो करीब मतदान प्रतिशत आया था। तो अब उपचुनाव है, जनरल इलेक्शन में अगर मतदान प्रतिशत उतना रहा तो निश्चित रूप से उपचुनाव में भी अच्छे जो रुझान देखने को मिल रहे हैं और आगे भी सकारात्मक परिणाम रहने वाले हैं। जी यश। अमित, अगर आप इन मतदाताओं से कुछ संवाद कायम कर पाए, बातचीत कर पाए कि उनके लिए आज के दिन को लेकर, तमाम परिस्थितियों को लेकर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण हैं, और खास तौर पर इस ग्रामीण क्षेत्र के लिए जहां पर आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगातार यहाँ कतार लगी हुई है मतदाताओं की, और यहाँ महिलाएं भी उत्साह से आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात, जो कोरोना गाइडलाइन की अनुपालना के लिए जो निर्देश थे उस तरह के निर्देश यहाँ देखने को मिले। काफी मास्क का भी वितरण हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने मास्क लगाए भी और कुछ ने नहीं भी लगाए। प्रशासन की ओर से बिल्कुल यह कोशिश की गई थी कि किसी तरह से जो है वो कोरोना गाइडलाइन की जो एसओपी है उसका जो है अनुपालना करवाई जाए, और सुरक्षा के तमाम पुख्ता बंदोबस्त किए गए। और हम जिस बूथ पर खड़े हैं वो अति संवेदनशील बूथ के दायरे में आता है। और सबसे बड़ी बात, अगर पूरे इलाहाबाद कंस्टिट्यूंसी में 211 बूथ बनाए गए हैं, उनमें से 121 बूथ वो अति संवेदनशील और संवेदनशील के दायरे में है। तो यह बूथ है, और इसमें हमेशा जो खासी जो इस पर नजर रहती है, क्योंकि जो कांग्रेस प्रत्याशी है पवन बेनीवाल, उनका यह गांव भी है। तो ऐसे में जो इस पर खास निगाह लोगों की भी है और मीडिया की भी ज्यादा इस पर निगाह है। और यहाँ मौजूद हैं कुछ मतदाता, इनसे जानते हैं सुबह पहले मतदान करने कैसा उत्साह देखने को मिलता है? बढ़िया उत्साह। तो क्या माना जाए, इतनी जल्दी इतनी भीड़ लगी हुई है, क्या उसकी वजह है कि खेतों में जाना है या खेत में जाना है? तो पहले ऐसे ही रहते हैं। मतदाता खुद उत्साहित है, और सबसे बड़ी बात, अगर लोगों की बात की जाए तो वे इसके बाद जो है मतदान करने के बाद अपने खेतों की ओर रवाना होंगे। तो ऐसे में वे अपना जो मतदान का जो एक मताधिकार है उसका इस्तेमाल करने के बाद वे निकल पड़ेंगे अपने दूसरे दिनचर्या के काम, रोजमर्रा के काम निपटाने के लिए। फिलहाल आप देख सकते हैं कतारबद्ध होकर लोग जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, और सुरक्षा के जो पुख्ता बंदोबस्त पहले से किए गए हैं। 34 जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां हैं वो यहां तैनात की गई। इसके अलावा हरियाणा
पुलिस के भी बड़ी संख्या में जवान है। कल आईजी राकेश आर्य स्वयं आए थे, उन्होंने यहां निर्देश दिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को और तमाम पुलिस अधिकारियों को, कर्मचारियों को किस प्रकार से जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है और उसके लिए पूरे तैयारी प्रशासन पूरी तरह से चुनाव आयोग के निर्देशों को अमली जामा पहनाने में जुटा हुआ है। जी अमित, अगर बात करें जिस ग्रामीण क्षेत्र में इस वक्त आप मौजूद हैं उसको लेकर अपडेट ये भी है कि दड़बा कला के बूथ नंबर 56 पर कांग्रेस के प्रत्याशी पवन बेनीवाल ने भी मतदान कर दिया है, तो उनका बॉडी जेस्चर बॉडी लैंग्वेज किस तरीके का आत्मविश्वास झलका रही थी जब वह मतदान करके वापस लौट रहे थे? जी बिल्कुल, यश आपका कहना दुरुस्त है कि अगर जो नेता है वो वोट पोल करने आते हैं और तो उनका निश्चित रूप से उनको बॉडी लैंग्वेज इस तरह का रखना चाहिए कि जिसमें खुद का उत्साहित नजर आए। तो ऐसी ही एक जो कोशिश उनकी ओर से भी की गई थी और दिखाया गया था और वे निकले हैं अपने गांव से, अपना वोट पोल किया उन्होंने अपने ही इस गांव के बूथ में और उसके बाद वे पूरे हलके का दौरा करने के लिए रवाना हो गए। तो उनकी ओर से दावे लगातार किए गए और दूसरी ओर जो गोविंद कांडा है उन्होंने भी आज यहाँ सालासर धाम मंदिर है वहां पर अपनी अरदास लगाई और अपनी जीत का दावा किया और लोगों पर उनका भी भरोसा है। तो तमाम नेता भी शुरुआत हुई है, लगातार प्रचार चल रहा था, प्रचार थमा, उसके बाद दावे प्रतिदावों का दौर शुरू हुआ और अब जो है मतदान का दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, अभी भी दावों का दौर चल रहा है। देखने वाली बात होगी कि मतदाता कितने इन्फ्लुएंस में, किसके प्रभाव में आते हैं। फिलहाल जो है दावों का दौर जारी है और लगातार जो नेता जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं वे सभी बूथों का तकरीबन सभी बूथों में जाने की कोशिश करेंगे और मतदाताओं से अपना एक बार फिर जो है उनसे अपना निवेदन करते हुए दूर से ही चाहे दिखाई देंगे। जिस ग्रामीण क्षेत्र में आप मौजूद है वहां पर फिलहाल कितने पोलिंग बूथों की व्यवस्था की गई है? मतदान केंद्र की अगर बात करें तो यहाँ 2 बूथ बने हुए हैं और दोनों बूथों पर महिलाओं और पुरुषों की कतारें लगी हुई हैं। बुजुर्ग लोग भी हैं, वे भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने आ रहे हैं। गुलाबी ठंड की अगर आज बात करें तो मौसम बदल चुका है, सुबह पहले गुलाबी ठंड थी जिसको देखते हुए फिर भी उत्साह में कोई कमी नहीं थी। लोग इस ठंड के बावजूद जो है वे पहुंचे और अभी जो मतदान, इनसे बात करते हैं, ये अभी आप आए हैं, मताधिकार का इस्तेमाल किया है, कैसा उत्साह लग रहा है आपको? ठीक ही लग रहा है जी, बढ़िया ही है। कोई विकास तो है कोई, कभी कोई खड़े हो जाए, कभी कोई हो जाए, कोई काम तो है को नहीं है। अब देखो वो नया कैंडिडेट है, देखिए कोई हो जाएगा, विकास हो जाए। तो मताधिकार का इस्तेमाल करके इस दड़वा कलां गांव के बुजुर्ग आए हैं, हालांकि फिर भी उनका यही कहना है कि विकास जो है वो एक बड़ी जरूरत थी और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो तमाम लोगों के अपने अपने दावे, अपने वादे रहते हैं और उसी पे प्रत्याशी अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से अपना उनका रुझान रहने वाला है। जी, और दड़बा कला चूंकि एक महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है, जिस तरीके से आपने बताया कि संवेदनशील कैटेगरी में इसको रखा गया है, ऐसे में अगर बात करें दड़बा कला के तमाम ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उसमें कितने वोटर्स की संख्या बताई जा रही है, उसमें से पुरुष कितने मतदाता हैं, महिला मतदाता कितनी है? तकरीबन 3500 के आसपास जो मताधिकार का लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे। टोटल मतदाता इतने ही हैं और ये अगर इस बात करें तो यह पहले दड़बा विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, इसी के नाम से दड़बा विधानसभा क्षेत्र था। लेकिन 2008 में जो परिसीमन हुआ उसके बाद इस क्षेत्र को मिलाकर ऐलनाबाद से जोड़ दिया गया और ऐलनाबाद जो क्षेत्र था वो इसमें जो दड़बा क्षेत्र उसमें मर्ज हो गया। इसके बाद ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र जो है पूरी तरह से अस्तित्व में आ गया और दड़बा उसी का हिस्सा बन गया। 45 क्षेत्र है यह, 45 के जो 45 गांव रहते हैं और उसमें से करीब 9 गांव है वो सिरसा विधानसभा क्षेत्र में जोड़ दिए गए और बाकी गांव जो है वो ऐलनाबाद में जोड़ दिए गए। ऐलनाबाद पहले आरक्षित था और 2008 के बाद जो परिसीमन हुआ उसमें उसे ओपन कर दिया गया। तो ऐसे में अब यह दूसरा उपचुनाव है जो ऐलनाबाद में ओपन होने के बाद होने जा रहा है। तो इस देखने वाली बात होगी कि लोग मतदाता अधिकारों का जो अपने मतदाता पहुंचेंगे वे अपना कितना रुझान इसमें दिखाते हैं। लेकिन जो शुरुआती जो दौर देखने को मिला है, लोग उत्साह के साथ आ रहे हैं। तो देखने वाली बात यही होगी कि पिछली बार जो उनका 79% के आसपास रहा था वो इस बार कितना उपचुनाव में बढ़ता है। जी बिल्कुल।
अमित आपके पास लौटेंगे, चूंकि हमारे साथ रवि कालीरमन भी लगातार बने हुए हैं और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लगातार वह दे रहे हैं। रवि, फिलहाल अगर बात करें, ये उपचुनाव बाकी सभी चुनावों से किस तरह से अलग दिखाई दे रहा है? आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? अनुभव क्या कह रहा है? किस तरीके से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं? बिल्कुल, ये देखिए चुनाव बिल्कुल अलग है, उपचुनाव है। कहीं ना कहीं किसान के समर्थन में अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था। वहीं सरकार विकास के दावों की बात करती, तो कुल मिलाकर जो तमाम जो लोग हैं यहाँ, ये जो जता रहे हैं कि हम किन मुद्दों के साथ यहाँ आए हैं, किन मुद्दों को लेकर हम जो है वोटिंग करने, तो सबकी अपनी अपनी जो मुद्दे हैं उनको लेकर यहाँ वोटिंग की जा रही है। और तमाम जो लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि उनका कैंडिडेट जीतेगा, हम इस मुद्दे पर जो है वो वोटिंग करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पूरा उपचुनाव है इलाहाबाद का, वो काफी अहम हो जाता है। जिस प्रकार से लगातार यहाँ जो बूथों की संख्या है वो 211 है और 121 जो संवेदनशील और अति संवेदनशील लगभग 57% के आसपास ऐसे बूथ हैं जो इस श्रेणी में रखे गए हैं। कहीं ना कहीं सुरक्षा के इंतजामों को लेकर कहीं ना कहीं ये इस बार का जो इलेक्शन है ये काफी चर्चाओं में रहने वाला है, क्योंकि अमूमन आमतौर पर देखा नहीं जाता कि इतनी जो बड़ी सुरक्षा है वो यहाँ मतलब किसी भी मतदान में या फिर किसी भी इलेक्शंस में डिप्लॉय की गई हो। तमाम पैरामिलिट्री की फोर्सेज 34 टुकड़ियां, जैसे अमित हमारे सहयोगी हैं वो बता रहे थे कि 34 टुकड़ियां यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेज की हैं और कहीं ना कहीं पुलिस के जो जवान है, अतिरिक्त पुलिस बल जो है हिसार जो लगता हुआ जिला है सिरसा के, तो वहां से भी बुलाया गया है। तमाम जो लोग हैं इस पूरे इलेक्शन को कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि लगातार जो किसान एजिटेशन चल रहा है, किसान एजिटेशन के चलते कहीं ना कहीं ये दावा किया जा रहा था। रमन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि कालीरमन, बड़ी खबर यहां पर यह आ रही है कि सालासर मंदिर में परिवार सहित गोविंद कांडा ने पहुंचकर माथा टेका है और अपनी जीत का दावा किया है। लगातार आप उनसे बातचीत भी करते रहे हैं शुरुआती दौर से लेकर अब तक। ऐसे में उनका शुरुआती दौर से लेकर अब तक किस तरह की आपने बॉडी लैंग्वेज देखी है, किस तरह का आत्मविश्वास शुरुआती दौर से लेकर आपने अब तक देखा है, आपके ऑब्जर्वेशन के अनुसार? बिल्कुल, ये देखिए जिस प्रकार से एक धार्मिक प्रवृत्ति के जो है वो कैंडिडेट हैं गोविंद कांडा, और लगातार जब भी वो कहीं अपने चुनावी प्रचार के लिए निकलते थे तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो सबसे पहले जो है तारा बाबा कुटिया है उसमें दर्शन करते थे, उनके उनमें हाथ जोड़ते थे, मत्था टेकते थे और आशीर्वाद लेकर वहां से फिर निकला करते थे। आज भी जैसे इलेक्शन डे है, कहीं ना कहीं वोटिंग शुरू हो चुकी है और ऐसे में सालासर पहुंचकर उन्होंने बालाजी के सामने अपना माथा टेका है और पूजा अर्चना की है और ऐसे में कहीं ना कहीं जीत का दावा वो शुरू से कर रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के संयुक्त कैंडिडेट हैं और लगातार लोगों के बीच रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग से उन्होंने मिलने का प्रयास किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहीं ना कहीं वो भरोसा दिलाने में कहीं ना कहीं कामयाब जो है वो नजर आ रहे थे। क्योंकि जिस प्रकार से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल साफ दिख रहा था, वो एक हंसी उनके चेहरे पे हमेशा रहती है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस फ्री रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच रहना उनका एक शौक भी है और एक आदत भी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलकर उनकी समस्याएं सुलझाने का एक उनका प्रयास रहता है कि तमाम जो लोग हैं वो उनसे मिले और कहीं ना कहीं उनको काम बताए और उनको उस काम को करने में अच्छा फील होता है। तो ऐसे में तो आपने तमाम जो प्रचार के फोटोज जितने भी देखे होंगे, तमाम प्रचार की जितनी भी वीडियोज देखी, एक अलग सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर रहती है। जी, और अगर बात करें यहाँ पर एक और जानकारी सामने आ रही है कि पुरुषों से आगे महिलाएं वोटिंग के मामले में लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी रवि, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए रवि, आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच दर्शकों तक एक महत्वपूर्ण तस्वीर, एक महत्वपूर्ण जानकारी ये पहुंचा दें कि बीजेपी और जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार गोविंद कांडा बाहर निकलने से पहले जिस तरीके के वह धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वह धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, माथा टेकते हैं। इसी कड़ी में वह सालासर मंदिर में परिवार के साथ पहुंचे, उन्होंने माथा टेका। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज का दिन आपके लिए बड़ा शुभ दिन है। हर आदमी की जो एक अपनी जो पावर है आज वोटिंग की, वो वोटिंग करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करनी चाहिए। जो विकास रुका हुआ है, विकास की गंगा बहे, इलाहाबाद में एक विकास हो।
तो गोविंद कांडा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक बार फिर से इस बात को रखा कि मैं चाहता हूं कि क्षेत्र का विकास हो और विकास के मुद्दे पर ही हम शुरुआती दौर से लेकर अब तक इस बात को रखते आए हैं, लेकिन देखना होगा इन तमाम बातों का मतदाताओं पर कितना असर पड़ता है, कितना प्रभाव रहता है। चूंकि लगातार ये मुकाबला था वो समय के साथ कड़ा होता जा रहा था और आज का दिन जिसके लिए तमाम उम्मीदवार, तमाम राजनीतिक दल बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो भी आ गया है। लेकिन अब इंतजार करना होगा 2 नवंबर की तारीख का। इसी बीच आपको सबसे पहले एक बड़ी जानकारी से अपडेट कर देते हैं, जहां पर गोविंद कांडा ने एक अपनी सामने बात रखी है। इसी बीच बड़ी जानकारी यहां पर यह है कि पवन बेनीवाल ने, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उन्होंने मतदान किया है। दड़बा कला गांव में उन्होंने मतदान किया है। तो इलाहाबाद उपचुनाव में वोटिंग जारी है, मतदान लगातार जारी है। इसी बीच बड़ी जानकारी यहां पर यह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी पवन बेनीवाल ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। तो दड़बा कला गांव में उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और ज्यादा सटीकता से बात करें तो दड़बा कला के बूथ नंबर 56 पर उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और एक अलग तरह की बॉडी लैंग्वेज उनकी भी दिखाई दे रही थी, वो भी कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। तो पवन बेनीवाल ने मतदान किया है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। दड़बा कला के बूथ नंबर 56 पर जाकर उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और एक अलग तरह की बॉडी लैंग्वेज उनकी देखने को मिल रही थी। इसके साथ साथ बात करें बीजेपी और जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार गोविंद कांडा की, तो उनकी भी एक अलग तरह की बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही थी, अलग तरह का आत्मविश्वास झलकता हुआ दिखाई दे रहा था। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पवन बेनीवाल, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की है। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद किस तरह की बॉडी लैंग्वेज है, वो तमाम परिस्थितियों को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से मतदान करेंगे और बहुत भारी मतदान होगा और अच्छा मतदान करेंगे। जो पुलिस प्रशासन की तरफ से, सामान्य प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई है उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी व्यवस्था है, अति संवेदनशील एरिया घोषित किया हुआ है और बहुत चाक चौबंद व्यवस्था है। यहाँ पे कोई चीनी भी, वो कहते हैं ना, फर नहीं मार सकती। बिल्कुल बहुत बढ़िया व्यवस्था है। ज्यादा होगी क्या लगता है? पोलिंग परसेंट होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। बाई इलेक्शन है, इसमें ज्यादा होनी चाहिए। वो तो तमाम राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के भीतर एक अलग तरह की उत्सुकता है और यही उत्सुकता अलग अलग पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की भी देखने को मिल रही है। और लगातार जिस तरीके से पवन बेनीवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उपचुनाव है और इसमें वोटिंग परसेंटेज पहले से ज्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अलग तरह का मायना है, अलग तरह का दृष्टिकोण है, अलग तरह का नजरिया है। इसके साथ साथ हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई किस तरीके से गोविंद कांडा ने बाहर निकलने से पहले धार्मिक स्थल पर जाकर, सालासर मंदिर में जाकर परिवार सहित उन्होंने माथा टेका और अपनी जीत का दावा किया। तो इलाहाबाद का महासंग्राम लगातार जारी है, इसलिए कहीं मत जाइएगा। लगातार पल पल की जानकारियों से हम आपको अपडेट